नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर इंटेलिजेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई स्पीच सामने आई है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पठान खान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पठान खान पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और बॉर्डर इलाके से जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी वो पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। और जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसके बाद कार्रवाई की गई है और जो जासूस है पठान खान उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से पठान खान आईएसआई के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था और संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। पठान खान को जैसलमेर जिले के 0RD मोहनगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसे पहले भी करीब 1 महीने पहले शक के आधार पर पकड़ा गया था, लेकिन इस बार जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले जो जानकारी है वो सामने आई है। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आईएसआई के हैंडलर के तौर पर जो शख्स काम कर रहा था अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत की वो पाकिस्तान में साझा कर रहा था। बिल्कुल शुभेंदु, ये रडार पर था पिछले काफी समय से। 1 महीने पहले इससे पूछताछ भी हुई थी, लेकिन तब शायद उस तरह का इनपुट नहीं था या फिर इंटेलिजेंस ने जानबूझकर इसको उस वक्त छोड़ा था कि कुछ और जानकारियां जुटाई जा सके। और फाइनली जब लगा कि ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि आईएसआई के लिए काम कर रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभी जो जयपुर में उससे पूछताछ हो रही है, उससे जो जानकारी मिली है वो लगातार पिछले 4-5 सालों से आईएसआई के संपर्क में था। कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से बॉर्डर से जुड़ी हुई उसने साझा की। कई नंबर ऐसे उसके पास मिले हैं जिन पर उसकी बातचीत हुई है। कई चैट भी सामने आई है और बड़ी बात यह कि वो 2019 में पाकिस्तान गया था। कहा यह गया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया है, लेकिन संभवतः उसी दौरान वो आईएसआई के संपर्क में था। और इस पूरे जासूसी के पीछे जो मकसद था वो बताया गया है कि वो उसके एवज में उसे पैसा मिलता था। कितना पैसा मिला है, किस तौर पर मिला है, किस रूप में मिला, वो कहाँ उसने निवेश किया है, ये सारी जानकारियां उससे भी जुटानी है। साथ में क्या उस इलाके में, सरहदी इलाके में उसके संपर्क में इस तरह के एजेंट दूसरे भी हैं, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये भी पूछताछ का अभी दौर जो है उससे चल रहा है। और ये पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है शांत, लेकिन अभी तक क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर के पहलगांव में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से ही सरकार बड़ी एक्शन मोड में नजर आ रही है और राजस्थान की सरकार बहुत अलर्ट पर है क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर एक लंबी सीमा जो है यहाँ पर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। अभी हाल ही में जानकारी भी मिल रही थी कि अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और यहाँ दूसरी तरफ जो सीमा के अंदर के जो ऐसे तत्व हैं जो जानकारी भारत की पहुंचा रहे थे पाकिस्तान में, उनके खिलाफ भी ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर इनको करेक्ट किया जाए, अगर जोड़ा जाए तो आपस में ये पूरा एक खाका तैयार होता है। बिल्कुल शुभेंदु, इसमें दो राय नहीं है कि इस तरह के पहले भी संदिग्ध जासूस जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सघन अभियान भी चल रहा था और इस तरह के बहुत सारे जो संदिग्ध हैं वो रडार पर रहते हैं। इंटेलिजेंस का अपना एक ऑपरेशन लगातार चलता रहता है सरहदी इलाकों में और राजस्थान की सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक है। बीकानेर, खाजूवाला, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो गंगानगर वाला बेल्ट है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं न केवल घुसपैठ की या ड्रोन से आजकल जिस तरह की तस्करी की घटनाएं हुई हैं और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग जो रडार पर रहते हैं, संदिग्ध हैं, जासूसी के लिहाज से भी कहा जाए तो वो रडार पर रहते हैं। एक चीज और कि आसपास क्या किसी को इस शख्स के बारे में पता नहीं चल पाया था, कहाँ रह रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी, क्या करता था वो यहाँ पर? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर इस तरह की जानकारी नहीं मिली है कि वो जो है उसके आसपास के लोगों को जानकारी मिली या नहीं मिली, लेकिन आईबी के पास इसका इनपुट था। जैसा मैं पहले आपको बता रहा था कि 1 महीने पहले इससे पूछताछ हुई थी, क्योंकि आमतौर पर आईबी का अपना एक नेटवर्क है, वहां के स्थानीय लोगों की मदद से बहुत सारे इनपुट समय समय पे वो जुटाते रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बॉर्डर पर है, इस तरह के संदिग्धों को केवल रडार पर रखना काफी नहीं था, लिहाजा आईबी ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में हो सकता है कई दूसरी महत्वपूर्ण कड़ियां भी जोड़ी जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। तो आईएसआई के हैंडलर के तौर पर ये काम कर रहा था वो शख्स अब गिरफ्त में आ चुका है।
और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदलते मौसम के मिजाज की, जहां भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम ने यू टर्न ले लिया है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जयपुर, जैसलमेर और सीकर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी पड़ रही थी और जयपुर में तो आप देखिए यहाँ आपको ओले गिरते हुए नजर आएंगे और भीषण बारिश जो है सीकर में भी हुई और ओलावृष्टि भी हुई है। जैसलमेर में बारिश हुई है और ये जो तस्वीरें हैं ये जो है लोगों के लिए बड़े राहत भरी तस्वीरें भी हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम में हुए इस परिवर्तन की वजह से लोगों को कुछ हद तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जयपुर में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को तपती हुई गर्मी से बहुत हद तक राहत मिली है और साथ ही साथ इस दौरान भीषण गर्मी के बीच में ये लोगों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। तो राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। भीषण गर्मी से इस दौरान लोगों को राहत भी मिली है। वहीं मौसम में ये जो परिवर्तन आया है, मौसम ने करवट ली है, मौसम में बदलाव आया है और भीषण गर्मी के बीच ये जो बदलाव है ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत लेकर के आया है। वहीं जयपुर में बारिश और ओलावृष्टि, बारिश की वजह से मौसम जो है सुहाना हो गया और लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत मिली है। तो जयपुर में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और साथ ही बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है और जयपुर में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तस्वीर आप देखिए, सड़कें पूरी तरीके से गीली नजर आएंगी, आपको यहाँ दिखाई देगा कि ओलावृष्टि भी हो रही है, ओले गिरे हैं और लोगों ने इस बदलते हुए मौसम को बड़ा उसका लुत्फ भी लिया, आनंद भी लिया और साथ ही साथ लोग जो है वो अपने घरों में दिखाई भी दिए। सीकर से खबर है, जहां पर मौसम ने यू टर्न लिया और श्री माधोपुर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। श्री माधोपुर के कंचनपुर, हांसपुर सहित आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना नजर आया है। इलाके के कंचनपुर, हांसपुर सहित कई गांवों में चने के आकार के ओले गिरे हैं। आसमान में काले बादलों की घनघोर मौजूदगी ने दिन में ही अंधेरा कर दिया और ठंडी हवाओं के साथ लगातार ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अचानक हुई इस ओलावृष्टि के साथ बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं ठंडी हवा भी चलने लगी है। आम लोगों को भी फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। और जैसलमेर से खबर, जहां जैसलमेर में एकाएक मौसम का मिजाज बदला, यहां पर भी बारिश हुई। दिन भर की गर्मी के बाद अचानक मौसम में बदलाव होता है और धूल भरी आंधी के बाद जो है वो बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी होती है और मौसम सुहाना हो जाता है और वहीं लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक अस्पताल फिरौती घर बन गया। डेड बॉडी के बदले 47,000 रुपए की मांग की है। एपेक्स अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिजनों को शव देने से पहले 47,000 रुपए की मांग की है। पीड़ित परिवार ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज की है, फरियाद की है और एपेक्स अस्पताल पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या जानकारी है? पैसे नहीं दिए तो उसके बाद बंधक बना लिया, ये बड़ा आरोप है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा शुभेंदु, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है उसके अंदर एक दिव्यांग जो मरीज रहता है उसे जो अपेक्स हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, उसमें एडमिट करवाया जाता है। उस दरमियान जो है कुछ पैसे भी जमा कराए जाते हैं। हालांकि उसका कुछ समय के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन फिर बाद में जो है जब उसकी हालत है वो फिर नहीं रहती, यानी बिगड़ने लगती है, तो देर होते होते जो कह सकते हैं कि उसके जो परिजन हैं मरीज के, उनके द्वारा जो कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप इस मरीज को डिस्चार्ज कीजिए, हम दूसरी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। जब हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पूरी जो कह सकते हैं कि मामले को देखते हुए मना कर दिया गया और जब परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने देखा कि जो मरीज है उसकी पहले से ही डेथ हो चुकी है और उनका साफ तौर पे कहना है
कि यदि आपको मरीज की जो डेड बॉडी है वो लेकर जानी है तो आप पहले 47,000 जो बकाया बिल है वो आप जमा करवाइए और उसके बाद ही जो है अपने जो है इस मरीज को लेकर जाइए। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा गया है, आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर पहले भी इस तरीके का एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मामला आया था जहां पर एक डेड मरीज को जो है जबरदस्ती एडमिट कर दिया जाता है और परिजनों से जो है वसूली की जाती है। उसी तरीके का सेम मामला है ये आज देखने को मिला है। यानी कुल मिलाकर जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है वीरेंद्र इस पर। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो परिजनों को शव देने से पहले पैसे देने की डिमांड की जाती है और बड़ा आरोप यहां पर परिवार के लोगों की तरफ से अस्पताल पर लगाया। तो एपेक्स अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया है और जैसा कि हमारे संवाददाता भी इस बारे पर बता रहे थे कि परिजनों को शव देने से इनकार कर दिया जाता है। पीड़ित परिवार ने मालवीय नगर थाने में फरियाद लगाई और एपेक्स अस्पताल पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। और ये आप देखिए, परिवार के लोग जो कि बड़ा आरोप लगाते हैं अस्पताल के ऊपर, डेड बॉडी के बदले 47,000 रुपए की मांग कर दी जाती है और ये बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया। वही जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है और 3 साल से जारी रस्साकशी के बाद आखिरकार मोदी सरकार जनगणना के कॉलम में जाति की लाइन भी जोड़ने जा रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कॉलम होगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये एक कॉलम नहीं बल्कि देश का राजनीति सामाजिक ढांचा बदलने वाला एक बड़ा कदम हो सकता है। जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी। इसमें क्या दिक्कत की बात है? इस प्रकार से बहुत बड़ा आलिशान सरकार ने किया है, तो कोई दो राय नहीं। उनको राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की बात को मानना पड़ा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जाति है कि जाति नहीं। शायद भारतीय राजनीति को भी ये बात भली भांति पता है, तभी तो समय समय पर राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए जाति का मुद्दा मैदान में ले आते हैं और जातिगत राजनीति की धारा में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना का पिटारा खोल दिया। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना करवाने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद राजस्थान में भी सियासत का पारा गर्मा गया है। एक और जहां कांग्रेस इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दे रही है, उनका कहना है कि राहुल के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की मांग सिर्फ राजनीतिक स्टंट थी, जबकि उन्होंने इतने साल तक इस दिशा में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कहा था जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार है और जो हम पिछड़ों को, जो दलितों को आगे लाने की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसकी पालना नहीं होगी। तो जो बीजेपी, जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो कहते थे ये तो अंग्रेजों की तरह फूट डोलो, राज करो, जातियों का जहर घोलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आज उनको राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की बात को मानना पड़ा। जातिगत जनगणना भी होगी और SC, ST, OBC, जो बैकवर्ड EWS है, उन सबको जो जो उसका अधिकार है, जितनी जितनी उनकी भागीदारी है, उतनी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी। इसमें क्या दिक्कत की बात है? कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, तो जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाए। वहीं देश में जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में अपनी सरकार के दौर में जातिगत जनगणना की नोटिफिकेशन जारी करने वाले पूर्व CM अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि चाहे दबाव में हो या मजबूरी में ये कदम उठाया हो, लेकिन सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस प्रकार से बहुत बड़ा आलिशान सरकार ने किया है, तो कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है,
कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। आरएसएस भी और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका माने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने भी सरकार के फैसले को सराहा और कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हमारे समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पहल है, जिससे हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। चलिए, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन राजस्थान के लिए जातिगत जनगणना एक बड़ा सियासी मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान जातियों के वर्चस्व में बटा राज्य है, जहां लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक जातियों का प्रभाव हमेशा से रहा है। ये मुद्दा राजस्थान के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। जातियों के दबदबे का ही प्रभाव है कि प्रदेश में इसे लेकर कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। चाहे बात गुर्जर आंदोलन की हो या फिर जाट आंदोलन की, समय समय पर जातियों ने ही राजनीति की दिशा को बदलने की कोशिश की है। ऐसे में अब जब जातियों की हिस्सेदारी का आंकड़ा सामने आएगा, तो भागीदारी की मांग उठना भी लाजमी हो जाता है। फिर देखना होगा कि इससे सत्ता कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से प्रशासन अलर्ट है और देश की राज्य सरकारें भी बेहद सतर्क हैं। वहीं राजस्थान की सरकार ने अपने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें कई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के बारे में जानकारी मिली है। टीम जब यहां छापे के लिए पहुंची तो बांग्लादेशी कैसे वहां से डरकर भाग निकले, आगे आपको दिखाते हैं। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर पर टेंशन है। वहीं राजस्थान में बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए अब अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बकायदा भजनलाल सरकार अवैध रूप से राजस्थान में रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही है। अब तक बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में करीब 3 दर्जन बांग्लादेशी मिले हैं, जो काफी समय से सीमा पार कर यहां रह रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन में कई बांग्लादेशी मौके का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि ये बिना दस्तावेज के बॉर्डर पार कर राजस्थान आए थे और पिछले काफी समय से यहां मजदूरी कर रहे थे। वहीं जानकारी में ये भी पता चला है कि ये लोग ईंट भट्टे पर बिना रोक टोक मजदूरी करते थे और बिना वेरिफिकेशन के महीनों से यहां पर रह रहे थे। फिलहाल पुलिस की टीम फरार बांग्लादेशियों की तलाश में जुट गई है और अब इस मामले में जांच भी की जाएगी कि आखिर इनको बॉर्डर पार करवाने में किसने मदद की थी और कैसे वो यहां तक पहुंचे थे। सवाल ये भी कि पिछले काफी समय से यहां रह रहे लोगों के बारे में क्या किसी को कोई जानकारी नहीं थी? क्या ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही नहीं है? एनडीटीवी राजस्थान के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। होटल मालिक की बदइंतजामी, प्रशासन की लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, इसका नतीजा अजमेर में देखने को मिला, जहां एक होटल में लगी आग ने 4 हंसती खेलती जिंदगियां तबाह कर दी। दरगाह शरीफ के दर्शन को 4 लोग बेमौत काल के गाल में समा गए और छोड़ गए फायर सेफ्टी को लेकर के बड़े सवाल। अजमेर में आग का तांडव। होटल में लगी भीषण आग ने निगली 4 जिंदगियां। धुएं का गुबार, चारों तरफ मची चीख पुकार और हवा में लटकती जिंदगी। अजमेर में आग ने ऐसा कहर मचाया कि हर कोई बदसख्ते में रह गया। जिसने इस मंजर को देखा वो स्तब्ध रह गया।
जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हर कोई इधर से उधर भागता नजर आया। बावजूद इसके अजमेर के होटल में लगी आग में 4 साल के बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। महज 30 मिनट में 4 हंसती खेलती जिंदगी काल के गाल में समा गई। होटल में हुआ क्या था ये हमें नहीं पता, लेकिन बस शोर शराबा हो रहा था, कुछ टूटने फूटने की आवाज आ रही थी। तो हमने गेट खोल के देखा तो धुआं ही धुआं हो रहा था, तो हमें लगा कि आग लग गई है। तो हमने बाहर निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाए। तो अब खिड़की कांच तोड़ के हम बाहर निकलने की कोशिश की और उसमें बचने के चक्कर में मेरे हस्बैंड 4th फ्लोर से गिर गए और वो एक्सपायर कर गए और मैं बहुत देर तक 4th फ्लोर पे साइड में लटकी रह गई। दरअसल डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे, जिनमें से कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बावजूद इसके 4 लोगों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित डिग्गी बाजार में एक होटल नाज में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस अग्निकांड में बताया जा रहा है 4 जो जायरीन अंदर ठहरे हुए थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई है और फिलहाल करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये होटल नाज है जो कि करीब 4 मंजिला है और 4 मंजिला इमारत में होटल में आज सुबह बताया जा रहा है, जैसा कि स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और होटल में आग की जो धुआं है दूर दूर तक नजर आ रही थी। फिलहाल आग पर काबू यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन SDRF अग्निशमन विभाग ने काबू पा लिया है और इस आग में करीब 1 महिला, 1 बच्ची और 2 पुरुष की मौत यहाँ पर हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पतली गली होने की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद के लिए हाथ बढ़ाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाया। कुल मिलाकर 15 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिनमें से 4 का गंभीर हालत में इलाज अस्पताल में जारी है। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 17-18 लोग उस वक्त होटल में होना बताया, जो कि छत के रास्ते से 8 से 10 लोग जो है वो उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके अलावा 8 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ सिविल लोगों ने भी जो है उसमें हेल्प की अंदर से जाके। और अभी तक जो आ रही है पुष्टि हॉस्पिटल से और हो पाएगी 4 लोगों की उसके अंदर डेथ हुई है। बाकी इसमें चारों जो मंजिल है उस पे अभी आग पे काबू पा लिया गया है। वहीं आग के बीच रेस्क्यू के दौरान कई पुलिसकर्मी और दमकल कर्मियों की भी तबीयत बिगड़ गई और रेस्क्यू में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कुछ घंटों के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद का मंजर ये साफ साफ बयां कर रहा है कि आग की भयावहता कितनी थी। तो एक बार तस्वीरें यहाँ पर बता दूं किस तरीके से जो रेस्क्यू है होटल के सामने वाली बिल्डिंग पर जो सीढ़ियां हैं वो लगा कर दूसरी बिल्डिंग पर जो SDRF और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो अंदर होटल में ठहरे हुए जो व्यक्ति हैं, बाथरूम में हैं, कोई कहीं हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मगर आग का धुआं इतना तेज था कि अंदर जो लोग थे करीब 18 लोग बताए जा रहे थे, 18 जायरीन अंदर थे और इनमें से 5 लोग की दम घुटने से वो बेहोश हो गए और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अजमेर के मामले ने फिर एक बार होटलों, रेस्टोरेंट और बारों में आग रोकने के इंतजामों पर बहस को जन्म दे दिया है, लेकिन हर बार देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसे ही आग लग जाती है। कुछ दिन प्रशासन इस पर सख्ती दिखाता है और फिर जब सब शांत हो जाता है तो कुंभकर्ण नींद में सो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अजमेर जैसा अग्निकांड बार बार होता है। अजमेर से पवन अटारिया के साथ NDTV राजस्थान। अलवर के सीली सेठ क्षेत्र में गांव में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत के मामले के बाद आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गुरुवार को आबकारी विभाग की 3 टीमों ने करीब आधा दर्जन गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान अवैध रूप से शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांव में अवैध शराब बनाने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने बताया कि साल 2024 में 774 मामले दर्ज किए गए, इसमें 771 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें कैजुअलिटी हुई है वहां जाकर पता किया, उनके बयान दिए, तो उसमें ये निकल कर आता है कि 3 लोग तो उनकी जो डिजीज थी उसके कारण मौत हुई है और 3 लोगों ने एक्सेस
मात्रा में शराब का सेवन कर लिया था, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद भी संभावित खतरों को देखते हुए भी हमने हमारी टीम को पुलिस के साथ एक्टिव कर दिया और कल से लेकर आज तक, हालांकि हमारा 7 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अभियान चल रहा है निरोधात्मक गतिविधि के लिए, लेकिन कल से लेके आज तक हमारी टीमें फील्ड में सक्रिय हैं, अवैध शराब के संभावित ठिकानों पे दबिश दे रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।